नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 बायोलॉजी के तीसरे अध्याय का नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम निषेचन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था परागण के बारे में कि परागण कैसे होता है। हम जानते हैं कि एक जाति के पराग कण उसी जाति के वर्तिकाग्र पर पहुंचने के लिए की जो क्रिया होती है उसे हम परागण कहते हैं। लेकिन कभी कभी गलत पराग कण भी वर्तिकाग्र पर पहुंच सकते हैं। अतः प्रत्येक पुष्प की वर्तिकाग्र में ये क्षमता होती है कि वो उसी जाति के परागकण सही है या गलत है इसकी पहचान कर सके। इसके लिए उनमें जो क्रिया होती है उसे पराग स्त्रीकेसर संक्रिया, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं। दोस्तों, पराग स्त्रीकेसर संक्रिया जो है वो पराग कणों और वर्तिकाग्र के बीच में होती है, जिसके द्वारा जो है पराग कणों की पहचान की जाती है। पराग कणों की ये जो पहचान होती है इसके लिए वर्तिकाग्र और पराग कणों के रासायनिक घटक काम आते हैं, जिसके द्वारा जो है पराग कणों की पहचान की जाती है, जो प्रत्येक जाति में विशेष प्रकार के होते हैं। इस क्रिया को पराग स्त्रीकेसर संक्रिया कहते हैं। पराग कणों की पहचान होने के बाद ही पराग कण अंकुरित होकर के मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है। अर्थात हम आगे पढ़ रहे हैं पराग कणों का अंकुरण, पराग कणों का अंकुरण एवं पराग नलिका की वृद्धि। दोस्तों, पराग कण जो है उनका वर्तिकाग्र तक पहुंचने के पश्चात पराग कणों के अंकुरण में लगने वाले समय को अंकुरण काल कहा जाता है। अंकुरण के दौरान पराग कण के जनन छिद्र से पराग नलिका का निर्माण होता है। एक पराग कण से निकलने वाली पराग नलिकाओं की संख्या के आधार पर पराग कण दो प्रकार के होते हैं। एक नलिकीय, इन्हें बोलते हैं मोनोसाइफोनस, और बहुनलिकीय, ये बोलते हैं पॉलीसाइफोनस परागकण। जब परागकण से केवल एक ही पराग नलिका निकलती है तो उसे हम एक नली के परागकण कहते हैं, और प्राय अधिकांश पादपों में इसी प्रकार का परागकण पाया जाता है। लेकिन कुछ पौधों में, जैसे कि कुकुरबिटेसी व मालवेसिकुल, इन पादपों के अंदर परागकण से एक से अधिक पराग नलिकाएं निकलती हैं। ऐसे परागकणों को बहुनलिकीय परागकण कहते हैं। लेकिन एक ही पराग नलिका सक्रिय होती है। पराग नलिका जो है वो पराग नलिका की जो लंबाई है वो वर्तिका की लंबाई पर निर्भर करती है। जितनी लंबी वर्तिका होगी उसी के अनुरूप पराग नलिका की लंबाई होती है। जैसे कि हम कहेंगे मक्का के अंदर जो है वो पराग नलिका की लंबाई 450 mm तक हो सकती है। पराग नलिका की जो वृद्धि होती है वो वर्तिका की लंबाई पर निर्भर करती है। पराग नलिका वर्तिका के अंदर जो है वो वृद्धि करती हुई अंडाशय की ओर जाती है। पराग नलिका की जो वृद्धि है वो वर्तिका की आंतरिक संरचना पर निर्भर करती है। जैसे कि हम कहेंगे लीलियम
और राइबीज, इन पौधों के अंदर वर्तिका जो है वो खोखली होती है और इसमें श्लेष्मा भरा होता है, ये जिसके द्वारा जो पराग नलिका की अंडाशय की ओर वृद्धि को प्रेरित करती है। लेकिन प्राय आवर्तबीजी पादपों के अंदर पराग नलिका बंद या ठोस होती है, अतः ऐसी स्थिति में पराग नलिका के द्वारा स्रावित पेक्टिनेज एंजाइम की सहायता से पराग नलिका जो है वो पेक्टिनेज एंजाइम की सहायता से वर्तिका के मध्य की कोशिकाओं को नष्ट कर देती है, जिससे एक गुहिका का निर्माण हो जाता है और पराग नलिका जो है अंडाशय की ओर वृद्धि करती है। तथा पराग नलिका जो है वो अंडाशय पराग नलिका की वृद्धि को वर्तिका और अंडाशय के रासायनिक पदार्थ जो है वो पराग नलिका की वृद्धि को प्रेरित करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि पराग नलिका जो है वो हमेशा अंडाशय की ओर ही गति करती है। इस प्रकार की गति जो है वो रसायनानुवर्ती गति कहलाती है। रसायनानुवर्ती का मतलब ये एक प्रकार की अनुवर्ती गति है। पादप गतियां जो है वो दो प्रकार की होती है, एक अनुवर्ती और एक अनुवर्तन गति और एक अनुकुंचन गति। अनुवर्तन गति वो गति होती है जिसमें जिस दिशा से उद्दीपन मिलता है उसी दिशा की ओर जो है वो पादप के भाग के द्वारा गति दर्शाई जाती है। जिस तरह से गुरुत्वानुवर्ती, जलानुवर्ती, उसी प्रकार से रसायनानुवर्ती, क्योंकि वर्तिकाग्र और अंडाशय के रासायनिक पदार्थों के द्वारा ही पराग नलिका की जो है वृद्धि निश्चित होती है अंडाशय की ओर, इसीलिए इसे रसायनानुवर्ती गति कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पराग कोश का बीजांड में प्रवेश। लेकिन हम एक बात और देख लेते हैं कि कभी कभी कुछ पौधों के अंदर जो है वो पराग नलिका जो है वो अंतराकोशीय के अवकाशों से होकर के भी जो है वो अंडाशय तक पहुंच जाती है। अंतराकोशीय के अवकाश से होती हुई पहुंचती है, जैसे कि हम कहेंगे पिटूनिया में और आइनोथेरा में। इसमें जो है पराग नलिका की जो वृद्धि है वो कोशिकाओं को भेदते हुए नहीं बल्कि अंतराकोशिकाओं, पराग नलिका जो है वो अंतराकोशीय के स्थानों से होती हुई अंडाशय तक पहुंचती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। बीजांड अंडाशय में स्थित होते हैं और पराग नलिका वर्तिका से होती हुई अंडाशय के अंदर बीजांड की ओर पहुंचती है। ये पराग नलिका का जो बीजांड की ओर जो प्रवेश होता है, बीजांड में प्रवेश जो होता है वो तीन प्रकार से हो सकता है। पहला से बोलते हैं पोरोगेमी। इसमें पराग नलिका बीजांड द्वार से प्रवेश करती है। पराग नलिका बीजांड द्वार से प्रवेश करती है तो उसे हम बीजांड द्वारी प्रवेश या पोरोगेमी
कहते हैं। दूसरा है जब पराग नलिका निभागी छोर से प्रवेश करती है निभागी छोर से, तो इसे चेलेजोगेमी या निभागी प्रवेश कहते हैं। ये प्रवेश जो है वो जुगलेंस, कैजुराइना और बिटुला में होता है। तीसरा प्रवेश होता है मीजोगेमी। इसमें पराग नलिका जो है वो अध्यावरणों को तोड़ती हुई प्रवेश करती है। इसे मीजोगेमी या अध्यावरणीय प्रवेश कहते हैं। अध्यावरणीय प्रवेश का मतलब हो गया जिसमें पराग नलिका न तो निभागी छोर से न बीजांड द्वार से प्रवेश करती है, बल्कि अध्यावरणों को भेदती हुई जो है वो बीजांड में प्रवेश करती है। इसलिए इसको मध्य प्रवेश भी कहा जाता है। ऐसा जो है वो कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी कुल का सदस्य कुकुरबिटा और पोपुलस में होता है। इस प्रकार से पराग नलिका का जो बीजांड में जो प्रवेश है वो 3 प्रकार से होता है। बीजांड द्वारी, जिसके अंदर पराग नलिका बीजांड से प्रवेश करती है। दूसरा चेलेजोगेमी, जिसके अंदर पराग नलिका निभागी छोर से प्रवेश करती है बीजांड में, और ऐसा कैजुराइना पाया जाता है, जुगलेंस में पाया जाता है। इसके अलावा तीसरा है जो है वो है मध्य प्रवेश या मीजोगेमी। इसके अंदर ना तो निभागी छोर से ना बीजांड छोर से, बल्कि पराग नलिका अध्यावरणों को भेदती हुई बीजांड में प्रवेश करती है। और ऐसा जो है वो कुकुरबिटा में और पोपुलस में पाया जाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। दोस्तों, पराग नलिका बीजांड में चाहे अध्यावरणीय प्रवेश करे, चाहे बीजांड द्वारी प्रवेश करे, चाहे चेलेजोगेमी द्वारा प्रवेश करे, लेकिन भ्रूण कोश में पराग नलिका का प्रवेश सदैव बीजांड द्वारी प्रवेश होता है। अर्थात बीजांड द्वार वाले छोर से ही पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। और इसके 3 तरीके हैं। नंबर 1, 3 तरीके से पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश कर सकती है। नंबर 1, एक सहायक कोशिका और अंड कोशिका
के मध्य से, नंबर 2 सहायक कोशिका और भ्रूण कोश की भित्ति के मध्य से, और तीसरा एक सहायक कोशिका को भेदते हुए। इन तीनों में से किसी एक प्रकार से जो है वो पराग नलिका जो है भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। पराग नलिका का भ्रूण कोश में जो प्रवेश है वो निम्न चरणों में संपन्न होता है, जिसे हम इस चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। हम बढ़ रहे हैं पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। इसमें देखिए, इसमें ये स्त्रीकेसर के अंदर हमने पराग नलिका को अंडाशय और बीजांड तक जाते हुए दिखाया गया है। इस चित्र को हम बड़ा करके, ये जो भ्रूण कोश है, पराग नलिका इस भ्रूण कोश में कैसे प्रवेश करती है, तो भ्रूण कोश जो है वो 7 कोशिका के 8 केंद्रक की संरचना होती है। इसके अंदर पराग नलिका के प्रवेश को हम इस चित्रों की सहायता से अच्छी तरह से या सरलता से समझ सकते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले जो है वो एक सहायक कोशिका, ये 2 सहायक कोशिका है, इनमें से एक सहायक कोशिका पराग नलिका के अंदर प्रवेश करने से पहले ही समाप्त हो जाती है और अंड कोशिका जो है वो नीचे की ओर जाती है, और दूसरी सहायक कोशिका जो है वो अपहासित हो रही है। तथा दूसरे चरण में हम बात करें, पराग नलिका जो है वो सहायक कोशिका के फिलीफॉर्म अपैरेटस, जो अपहासित होती हुई जो सहायक कोशिका है उसके अंदर एक संरचना बनती है जिसे हम फिलीफॉर्म अपैरेटस कहते हैं, उससे होती हुई जो है वो सहायक कोशिका के अंदर जो है वो पराग नलिका जो है प्रवेश कर जाती है। इसके पश्चात कुछ दूर प्रवेश करने के पश्चात पराग नलिका के शीर्ष भाग पर या उससे कुछ नीचे वाले भाग पर एक छिद्र बनता है। अगर पराग नलिका के शीर्ष भाग पर अगर छिद्र बनता है तो हम कहेंगे ऐसा पिटूनिया में होता है, और शीर्ष भाग के नीचे अगर छिद्र बनता है तो ऐसा जो है वो कपास के अंदर होता है। हमने इसमें शीर्ष भाग पर छिद्र को दर्शाया। इसका मतलब हम पराग जो है पिटूनिया के अंदर जो है वो निषेचन की क्रिया को समझ रहे हैं। अब देखिए, ये पराग नलिका है वो इस सहायक कोशिका के कोशिका द्रव्य में कुछ दूर पहुंचने के पश्चात शीर्ष भाग से फट करके दोनों नर युग्मकों को और कोशिका द्रव्य को जो है वो सहायक कोशिका के कोशिका द्रव्य में मुक्त कर देती है, तथा एक नर युग्मक अंडकोशिका के केंद्र की ओर जाता है और दूसरा नर युग्मक जो है वो ध्रुवीय कोशिका की ओर बढ़ता है। इसके पश्चात द्विनिषेचन हम बढ़ रहे हैं। द्विनिषेचन की क्रिया जो होती है उसके अंदर नर युग्मक अंड कोशिका के केंद्रक से संलयन करके नर युग्मक अंड कोशिका जो अगुणित होता है उसके केंद्रक से संलयन करके द्विगुणित युग्मनज बनाता है। इसे हम सत्य निषेचन या वास्तविक निषेचन या प्रथम निषेचन भी कह सकते हैं। और युग्मनज बाद में भ्रूण में विकसित हो जाता है, तथा दूसरा जो नर युग्मक है वो ध्रुवीय कोशिका, दूसरा नर युग्मक वो ध्रुवीय कोशिका, हम जानते हैं कि ध्रुवीय कोशिका जो होती है वो उसका केंद्रक द्विगुणित होता है। इस दूसरे नर युग्मक का इस ध्रुवीय कोशिका के केंद्र के साथ संलयन करने से
एक त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का निर्माण होता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का निर्माण होता है, जिससे बाद में भ्रूणपोष बनता है। एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। इसे दूसरा या द्वितीयक निषेचन कहते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि आवर्तबीजी पादपों में 2 बार निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। एक बार नर युग्मक अंड कोशिका के केंद्रक से संलयन करके युग्मनज बनाता है, जो बाद में विकसित होकर के भ्रूण बनाता है, तथा दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय कोशिका जिसका केंद्रक द्विगुणित होता है, उसके साथ संलयन करके त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण करता है और जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनाता है, तथा बाद में भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम इसे द्विनिषेचन कह सकते हैं। इसे हम द्विनिषेचन कहते हैं। तथा ये जो दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय कोशिका से संलयन करके जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बना रहा है, इसे हम त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। यह जो आवर्तबीजी पादप होते हैं, उनके अंदर द्विनिषेचन का पाया जाना एक लाक्षणिक गुण है। लाक्षणिक गुण है, जिसके अंतर्गत जो है युग्मक संलयन यानी सत्य निषेचन और त्रिसंलयन दोनों घटनाएं होती है। इसे हम जो है वो द्विनिषेचन कहते हैं, और यह आवर्तबीजी पादपों का लाक्षणिक गुण है। द्विनिषेचन की खोज जो है वो 1898 में S.G. नवास्चिन ने की थी। S.G. नवास्चिन ने 1898 में लीलियम और फ्रिटिलेरिया पादप के अंदर जो है वो द्विनिषेचन की खोज की थी। अब हम देख रहे हैं द्विनिषेचन का महत्व क्या है। द्विनिषेचन का महत्व, द्विनिषेचन का महत्व, द्विनिषेचन का पहला महत्व यह है कि इसके अंदर नर युग्मक और अंड कोशिका संलयन होकर के द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं, जिससे बाद में भ्रूण का विकास होता है। तथा दूसरा महत्व यह है कि इसके अंदर दूसरे नर युग्मक और द्विगुणित ध्रुवीय कोशिका के संलयन से, इसे हम त्रिसंलयन कहते हैं, इसके द्वारा त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनती है, जिससे बाद में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाले उत्तक अर्थात भ्रूणपोष का निर्माण होता है। एंडोस्पर्म भ्रूणपोष एक महत्वपूर्ण उत्तक होता है, जिसका कार्य भ्रूण युग्मन से भ्रूण के विकास के दौरान ऊर्जा प्रदान करना है, अर्थात पोषण प्रदान करना है। इसीलिए इसको भ्रूणपोष
भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक संचित भोजन इसी भ्रूणपोष ऊतक में रहता है और सभी आवृतबीजी पादपों के अंदर भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। फिर है कहेंगे इसके द्वारा डीनिशन के द्वारा संकर ओज उत्पन्न होता है। संकर ओज, संकर ओज का मतलब है इसमें नर और मादा के गुणसूत्र साथ में मिलने से बनने वाली संतति जो है वो ओज पूर्ण होती है, यानी संकर जाति होती है, संकर बीज होता है, इसीलिए संकर ओज बढ़ता है, क्योंकि आधे गुणसूत्र मात्रक और आधे गुणसूत्र पैतृक होते हैं। और द्विनिषेचन के द्वारा जो है वो बनने वाले जो बीज हैं, जननक्षम बीज की उत्पत्ति के लिए द्विनिषेचन जरूरी होता है, क्योंकि सत्य निषेचन के बाद बनने वाले युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है और उस भ्रूण के विकास के दौरान जो ऊर्जा है वो भ्रूणपोष से ही मिलती है और भ्रूणपोष का निर्माण जो है वो त्रिसंलयन के बिना संभव नहीं हो सकता। इसीलिए हम कह सकते हैं कि द्विनिषेचन के कारण ही जननक्षम बीजों की उत्पत्ति हो पाती है आवृतबीजी पादपों में। अगर इनमें से कोई एक अनुपस्थित है तो जननक्षम बीज उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों आज हमने जो है वो निषेचन की क्रिया के बारे में पढ़ा है, आवृतबीजी पादपों में निषेचन के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम भ्रूणपोष का निर्माण किस प्रकार से होता है, भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं और इसके अगले वीडियो में जो है हम भ्रूण के विकास को भी समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा करके सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।